आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 जेएस के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जब दो क्रासित पोलोराइडों के बीच एक तीसरा पोलोराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा बताना है और यहाँ पे दो क्रासित पोलोराइड के बीच में एक तीसरा पोलोराइड अगर आ जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले क्या परिवर्तन है उनके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर पहले समझेंगे। तो ध्रुवित प्रकाश क्या है? तो बहुत ही आसान इनका उत्तर है। ध्रुवित प्रकाश का ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा लंबवत तल में होकर केवल एक ही दिशा में सम्मिलित हो जाता है, ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। मतलब यह जो प्रकाश की किरण है वह एक ही दिशा में जो है सम्मिलित हो जाएगा, केवल एक ही दिशा में, या ऊपर जाए ऐसे देखेंगे ऊपर की तरफ एक ही दिशा में, या सीधी ऐसे मानेंगे एक ही दिशा में जो है सम्मिलित हो जाए, ऐसे प्रकाश को क्या कहा जाता है? ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो इस परिभाषा को एक बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा लंबवत तल में होकर केवल एक ही दिशा में सम्मिलित होता है, ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है ध्रुवित प्रकाश का जो है आप चित्र बना लेंगे। ध्रुवित प्रकाश का मतलब ये एक ही दिशा में प्रकाश जो है जा रहा है और एक ही दिशा में सम्मिलित हो रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, जब दो क्रासित पोलोराइडों के बीच एक तीसरा पोलोराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो ध्रुवित प्रकाश की जब परिभाषा लिखने के बाद से यहाँ पर दो क्रासित पोलोराइड लेना है। अब यहाँ दो क्रासित पोलोराइड है, यह ए और जो बी देख रहे हैं यह क्रासित पोलोराइड है। अब इसके बीच में एक तीसरा जो है पोलोराइड यहाँ पर रखा गया है। तो यह पोलोराइड जो रखा गया है यहाँ पर जो कोण बना है थीटा बना है, और यह कोण जो बनेगा यह कोण इसमें हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाता है। क्या बनता है? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसकी तीव्रता का प्रयोग जो है ध्यान देंगे, इसकी तीव्रता का प्रयोग इसमें होगा और इसका तीव्रता का प्रयोग इसमें होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दो पोलोराइड ए और बी है, इसके बीच में जो है तीसरा पोलोराइड रखा गया है। तो यहाँ पर अगर ए पोलोराइड की तीव्रता निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पर ए पोलोराइड की तीव्रता क्या होगा, तो कहेंगे ए पोलेराइड की तीव्रता क्या होगा, तो लिखेंगे ए पोलोराइड की जो तीव्रता होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ए जो है पोलोराइड की जो तीव्रता है उसको आई ए से दिखाएंगे और आई ए बराबर होगा आई नाट हो जाता है, क्योंकि इसकी तीव्रता आई नाट हो जाएगा, प्रारंभिक तीव्रता है, इसलिए इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब यहाँ पर सी के निकालेंगे तो लिखेंगे आपका सी पोलोराइड की तीव्रता क्या है, तो कहेंगे सी पोलोराइड की जो तीव्रता है, तो लिखेंगे सी पोलोराइड की जो तीव्रता होगा वह क्या तीव्रता बनेगा, तो यहाँ पर कोण बना है थीटा कोण बना है, तो माइनस का नियम से अगर देखेंगे तो आई सी बराबर हो जाएगा। अब तीव्रता इसमें आ जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर आई ए, और माइनस का नियम होता है कास स्क्वायर थीटा होता है। यह आई ए कहाँ से आ गया, क्योंकि ये वाला तीव्रता इसमें प्रयोग करेंगे और इसका तीव्रता इसमें प्रयोग होगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा? आई सी बराबर हो जाएगा, और आई ए का मान क्या है, तो आई ए का मान आई नाट है, तो यहाँ आई नाट लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। तो यह हो गया सी पोलोराइड का। अब लास्ट वाला चलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा
बी पोलोराइड, क्या लिखेंगे, बी पोलोराइड की तीव्रता, तो लिखेंगे बी पोलोराइड की तीव्रता। तो बी पोलोराइड की अगर तीव्रता निकालते हैं तब इसकी तीव्रता क्या बनेगा, तो इसकी जो तीव्रता होगा, माइलस का नियम यहाँ पर भी लागू करेंगे तो इसको कहेंगे आई बी हो जाएगा, और आई बी बराबर बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर आई सी, और यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर रहेगा, लेकिन कास स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो थीटा इसमें से जो कम हुआ है तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, आई बी बराबर हो जाएगा, और ये आई सी वाला मान को यहाँ पे रख देंगे। तो आई सी वाला मान क्या है, तो आई सी वाला मान ऊपर जो निकला है आई नॉट है, और क्या है कास स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा ये सूत्र बन जाता है किसका, साइन स्क्वायर थीटा का यह सूत्र हो जाता है। तो यही जो है किसका मान निकल गया, यह बी वाला जो है तीव्रता का मान निकल गया। इसमें तीव्रता का विवेचना करना था तो विवेचना जो है यहाँ पर कर दिया गया। तो एक बार और समझते हैं, सबसे पहले ए पोलोराइड के समझेंगे। ए पोलोराइड की तीव्रता जो होता है इसको आई ए से दिखाएंगे, इसका मान होगा आई नॉट होगा, और सी पोलोराइड का जो है इसमें आई नॉट मान आ जाएगा, तो आई ए कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा बना हुआ है तो कास स्क्वायर थीटा, तो आई नॉट का हो जाएगा आपका, आई नॉट कहाँ से आ गया, आई ए का मान हो गया आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब ये वाला जो है इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसमें घुमाया जा रहा है, इसी तीसरा जो पोलोराइड जो है दोनों के बीच में जब घुमाया गया तो इसमें से थीटा जब घुमाया गया तो 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर आई सी वाला हो जाएगा कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और आई सी का मान निकला है आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, और ये सूत्र बन गया कास 90 माइनस थीटा किसका होगा, साइन स्क्वायर थीटा का। या चाहे तो थोड़ा सा त्रिकोणमिति का सूत्र भी आगे लागू कर सकते हैं, लेकिन लागू करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप को श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न में क्या क्या मान दिया गया, पहले सबसे पहले नोट करेंगे। तो यहाँ पर 50 वाट सामर्थ्य दिया गया है, और यह लैंप के लिए दिया गया है, और ये प्रत्यावर्ती विद्युत मेंस के लिए वोल्टेज देखिए यहाँ पे दिया गया है 200 दिया गया है। तो पहले लैंप के लिए यहाँ पे हल कर लेंगे कि लैंप का मान क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे पी का मान क्या है, तो कहेंगे पी का मान दिया गया है 50 वाट दिया गया है, क्या लिखा गया यहाँ पर 50 वाट दिया गया है, और वोल्टेज क्या है, तो V बराबर जो दिया गया है 100 वोल्ट दिया गया है। अब इसके सहायता से, इन दोनों के सहायता से जो पावर है और जो वोल्टेज है, इसके सहायता से प्रतिरोध का मान यहाँ पे निकालेंगे कि प्रतिरोध क्या होगा, लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर सामर्थ्य का सूत्र पढ़े होंगे, सामर्थ्य P बराबर सूत्र होता है, P बराबर सूत्र पढ़े होंगे, P बराबर होता है V स्क्वायर बटा क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे P बराबर होगा V स्क्वायर बटा क्या होता है, R होता है। अब R को ऊपर करेंगे तो R बराबर क्या बनेगा, V स्क्वायर बटा क्या बनेगा, P बन जाएगा। तो V स्क्वायर P हो गया। अब यहाँ V का मान भर दीजिए, तो V का मान क्या है 100 है, तो यहाँ लिखेंगे R बराबर हो जाएगा 100 का गुणा जो है 100 का गुणा 100 मतलब 2 बार करेंगे, V का स्क्वायर हो जाएगा, और P का मान जो दिया गया है यह 50 दिया गया है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, या 2 हो गया, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो R का मान निकल गया, R बराबर क्या आ गया 200 ओम आ गया, R का मान 200 ओम निकल गया। अब इसके सहायता से धारा का मान निकालेंगे। तो धारा के लिए सूत्र क्या निकालेंगे, P बराबर सूत्र क्या होता है, V गुणे I होता है। P का मान क्या है, तो लिखेंगे P का मान प्रश्न में कितना दिया गया है, तो P का मान 100 दिया गया है 100। यहाँ पर V का मान क्या दिया गया है, तो यहाँ पर P का मान 50 दिया गया, P का मान क्या है 50 वाट है, 50 वाट, P का मान 50 वाट हो गया। V का मान क्या है, तो 100 दिया गया, 100 गुणे I हो जाएगा, 100 को नीचे भेज दीजिए, क्या बचेगा 50 बटा हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा I हो जाएगा, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, भाग करेंगे तो आएगा 1/2 बराबर हो जाएगा I, और या 2 में भाग कर दिया जाएगा तो I का मान क्या आ जाएगा, I बराबर 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो यह दो मान के सहायता से जो है V का मान और जो है
है और यहाँ पर P का मान की सहायता से 2 मान निकाल लिया गया। R का मान 200 ओम आ गया है और धारा का मान जो आया है, धारा का मान I का मान 0.5 एम्पियर आया है। अब इसके सहायता से अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, और तो कहा गया है 200 वोल्ट। अब यहाँ पर वोल्टेज पुनः आ गया है, तो वोल्टेज पुनः लिखेंगे यहाँ पर V, और V बराबर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 200 वोल्ट हो जाएगा और 200 वोल्ट दिया है। और अगला जो मान दिया गया है यहाँ पर 50 हर्ट्ज दिया गया है, तो 50 हर्ट्ज दिया गया तो उसको आवृत्ति बोला जाएगा। और यहाँ पर आवृत्ति किसे दिखाएंगे, F से, और F का मान क्या दिया है, 50 हर्ट्ज दिया गया है, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। और यहाँ पर धारिता पूछा जा रहा है, संधारित्र की धारिता प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यह इस V के सहायता से और F के सहायता से किसका मान ज्ञात करेंगे, C का मान ज्ञात करेंगे। तो C का मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रतिबाधा का मान निकालना पड़ेगा। और प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर होता है V/I होता है। अब यहाँ पर V का मान क्या रखेंगे, तो V का मान 200 निकला है, तो V का मान यह हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 और बटा I का मान यहाँ पे निकला है 0.5 आया है। अब अगर 0.5 में जो है 200 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, Z का मान आ गया, प्रतिबाधा का मान आ गया 400 ओम आ गया। तो R का भी मान निकल गया और यहाँ प्रतिबाधा का भी मान निकल गया। अब यहाँ इस सहायता से जो है परिणामी हमारा जो है यहाँ पर जो है प्रतिबाधा का सूत्र लागू करके अब यहाँ पर जो है XC का मान निकालेंगे। और जब तक XC का मान नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर किसका मान, यह जो है C का मान नहीं निकल पाएगा। तो C का मान निकालने के लिए हमको XC का मान निकालना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़े हैं सूत्र, Z बराबर होता है अंडर रूट होता है, अंडर रूट क्या बताया गया है, XC का वर्ग प्लस R का वर्ग होता है। अब यह XC का मान निकालना पड़ेगा, जब तक XC नहीं निकलेगा तब तक C का मान नहीं निकल पाएगा। तो Z का मान कितना आया है, तो Z का मान 400 है, तो 400 रख दीजिए, बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ XC का मान निकालना है तो XC का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस R का मान ऊपर देखिए R का मान 200 है तो यहाँ पर लिखेंगे 200 का वर्ग हो जाएगा। अब 200 का वर्ग हो जाएगा। अगर करनी हटाना है तो करनी हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग जब किया जाएगा तो करनी क्या होगा, हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में जब वर्ग होगा तो यहाँ से करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 400 का यहाँ वर्ग हो जाएगा, 400 का वर्ग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अंडर रूट में क्या है, अब अंडर रूट में लिखेंगे यहाँ पर XC का वर्ग हो जाएगा और प्लस क्या है 200 है, 200 का वर्ग है। इसके ऊपर वर्ग करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग किया गया है। अब दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो इसका करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब 400 का वर्ग क्या होगा, तो 400 को 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और यहाँ 4 जीरो उतर जाएगा क्योंकि 2 जीरो है तो 4 जीरो उतर जाएगा, बराबर यहाँ क्या बनेगा, XC का वर्ग हो जाएगा। और 200 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा, 2 जीरो था तो ये भी 4 जीरो हो जाएगा, मतलब ये 40,000 हो जाएगा। अब ये 40,000 जो है पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ पर 40,000 जब पक्षांतर करेंगे तो 1,60,000 में से 40,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो किसका मान निकलेगा, यहाँ से XC का मान निकल जाएगा। तो एक एक लाइन को जो है आपको अच्छे से समझाया गया है और इसको अपने कॉपी में नोट भी करिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब अगला जो ये लाइन बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे XC का वर्ग हो जाएगा बराबर 1,60,000 में से 1,60,000 में से कितना घटेगा, 40,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब 1,60,000 में से जो है घटेगा तो 1,60,000 में 40,000 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो गया। वर्ग इसके ऊपर जाएगा तो करनी लग जाएगा, तो XC बराबर करनी में क्या बनेगा, करनी में हो जाएगा 1,00,000 जो है 20,000 हो जाएगा। अगर 1,20,000 को वर्गमूल निकाला जाए तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो वर्गमूल निकलेगा, यहाँ देखिए 4 जीरो है, 4 जीरो है तो ये 12 आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा और बचेगा करनी में 12 और 12 को पुनः तोड़ दीजिए तो XC बराबर क्या हो जाएगा, 100 उतर जाएगा। 12 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको बाहर कर लीजिए, यह 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4 जो है जिसका जोड़ा बैठ गया बाहर आ जाएगा। तो XC बराबर क्या बनेगा,
यहाँ पर 100 उतर गया, अब 2 बाहर आ जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा। 100 में 2 का गुणा करिए तो ये XC का मान क्या आ गया 200 हो जाएगा। 200 करनी में क्या बनेगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ करनी 3 का मान रख दीजिए तो करनी 3 का मान क्या आएगा, तो करनी 3 का मान होता है, अब यहाँ 200 उतर जाएगा और करनी 3 का मान 1.732 होता है। अब यहाँ से XC का मान जब निकालेंगे तो 200 का गुणा 1.732 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 346 जो है लगभग 4 आ जाएगा। 346.4 किसका मान निकल गया XC का। लेकिन यहाँ पर XC का मान नहीं निकालना है। अब XC का सूत्र क्या होता है, तो XC का सूत्र होता है 1/1 क्या बनेगा 2 पाई एफ सी होता है। 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा बराबर किसके बराबर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 346.4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है किसका मान निकालना है, C का मान निकालना है। तो C का मान जब निकालना है तो C को ऊपर करेंगे और यह मान को नीचे भेज देंगे तो C बराबर हो जाएगा। तो C बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एफ हो जाएगा और यहाँ से जो है एफ होने के बाद से जो है अब यह C को ऊपर कर दिया गया और इस मान को नीचे भेज दिया जाएगा तो क्या बनेगा 346.4 हो जाएगा। अब पूरा मान यहाँ पे भर देंगे तो C बराबर क्या बनेगा, तो C बराबर बनेगा यहाँ पर 1/2 उतर जाएगा और पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान जो है आप जानते हैं 3.14 होता है और गुणे हो जाएगा। और यफ का मान प्रश्न में दिया गया है, यफ का मान जो है 50 दिया गया है तो यहाँ 50 हो जाएगा गुणे और यहाँ लिखेंगे 346 यहाँ पर 4 हो जाएगा। यह 346.4 कहाँ से आया, C को ऊपर भेजा गया और इस मान को नीचे भेजा गया तो इसको कहा जाएगा पक्षांतर। पक्षांतर करके अब यहाँ पर C का मान निकालेंगे तो यह 50 दूनी 100, 100 से दशमलव हटेगा 314 होगा और 314 का गुणा जो है 346.4 में करेंगे तो पूरा गुणा करने पर कितना आएगा, तो गुणा करने पर आ जाएगा यहाँ पर 10, गुणा करने पर 10, 8, 7, 6 के बाद 9, 6 के बाद देखेंगे आपका 9.6 यह जो है इस सबका गुणा करने पर आएगा। अब इस गुणा करने के बाद से जो मान है इससे संख्या में 1 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो भाग देने पे क्या आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर C बराबर आ जाएगा, पूरा इसका आंसर होगा 9.193 गुणे हो जाएगा और 10 के पावर क्या बनेगा -6 घात बन जाएगा। अगर यहाँ पर 10 के पावर -6 को हटा दें, 10 के पावर -6 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से एक स्थान, 2 स्थान, 3, 4, 5, 6 स्थान का आपका दशमलव लगेगा तो यहाँ पर जो है भाग देने पर 6 स्थान दशमलव लग जाएगा तो 10 के पावर -6 को फैरेड बोला जाता है। तो यहाँ से अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर माइक्रोन हो जाएगा, माइक्रोन फैरेड हो जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा लगभग में 9.2 और 10 के पावर -6 को माइक्रोन बोलेंगे और यहाँ पर जो इसका मात्रक फैरेड हो जाएगा, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है फैरेड होता है तो 9.2 माइक्रो फैरेड इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह मान कहाँ से आया, तो सबका गुणा किया है, गुणा करके भाग दीजिएगा और भाग दे करके इसको मानक बनाइएगा, मतलब 6 स्थान दशमलव आपको इधर घुसकाना है, 6 स्थान दशमलव ला करके -6 का होगा और -6 को क्या कर सकते हैं माइक्रोन बोला जाता है तो लगभग 9.2 माइक्रोन फैरेड इसका आंसर होगा। तो यह सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यह सवाल जो है बहुत ही क्या है आसान है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दी ब्रोगली के तरंग द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है, दी ब्रोगली का द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है इसके बारे में बताना है और दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र को जो है स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर पहले दी ब्रोगली का द्रव्य तरंग का अवधारणा के बारे में पहले समझेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि सन 1924 में, ध्यान देना है 1924 में दी ब्रोगली नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एक विचार रखा कि सन 1924 में दी ब्रोगली ने यह विचार रखा कि दैत्य जो प्रकृति न केवल प्रकाश में होती हैं बल्कि द्रव्य कणों में भी होती हैं। इन्होंने बताया कि जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो दी ब्रोगली का द्रव्य तरंग
का मतलब यह है कि इनका कहना यह था कि जो यह विचार रखे कि जो दैतीय प्रकृति न केवल प्रकाश में होता है बल्कि द्रव्य कणों में भी पाया जाता है। इन्होंने बताया जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो आदि होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती हैं उनको क्या कहते हैं? दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो दी ब्रोगली का द्रव्य तरंग का अवधारणा आपको समझ में आ गया होगा। इनका कहना क्या था? इनका यह विचार प्रस्तुत किया कि जो दैत्य प्रकृति होती है वह केवल प्रकाश में नहीं होती है जबकि द्रव्य कणों के अंदर भी पाया जाता है। जैसे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी जो है द्रव्य कणों का जो है गुण पाया जाता है। यह जो है द्रव्य तरंग की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। तो इनकी अवधारणा जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस अवधारणा को चाहे तो अपने कॉपी में लिख करके इसको 2 बार पढ़ लीजिए, आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र का निगमन करना है। दी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य का जो है सूत्र का निगमन करेंगे और वो भी किसके पदों में निगमन करेंगे? तो गतिज ऊर्जा के पदों में निगमन करना है। तो यहाँ पे जो सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करने वाला सूत्र को लिख देंगे। यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है? तो लेम्डा बराबर आपको लाना है, दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहेंगे वो भी गतिज ऊर्जा के पदों में लाना है। तो लेम्डा बराबर लाना है एच बटा अंडर रूट होता है 2m के होता है। यही सूत्र का जो है निगमन आपको करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है? लेम्डा बराबर एच बटा अंडर रूट 2m के, और के का नाम क्या है? गतिज ऊर्जा है। और यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ निगमन जब करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दी ब्रोगली का तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या है? तरंगदैर्ध्य का तो लिखेंगे दी ब्रोगली का जो तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है वेग के पदों में, लिखेंगे दी ब्रोगली का तरंगदैर्ध्य का फार्मूला जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे तरंगदैर्ध्य का जो फार्मूला होगा लेम्डा बराबर, अब इसी सूत्र को निगमन करके बताएंगे। एक एक लाइन को समझिएगा। लेम्डा बराबर होता है एच बटा, क्या होता है? एच बटा यम भी होता है। यम भी, यह किनका नियम है? दी ब्रोगली का तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन के वेग के पदों में है लेम्डा बराबर एच बटा यम भी का नाम क्या है? गतिज ऊर्जा है। अब इसको जो है समीकरण नंबर आप 1 मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर होता है, के बराबर गतिज ऊर्जा के बराबर होगा 1/2 यम भी का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर भी का मान निकाल करके यहाँ पे रखना है। तो यहाँ भी का मान कैसे निकलेगा? 2 में के का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? यम भी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2k हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर को रोक देंगे तो भी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 2k बटा क्या बन जाएगा? यहाँ पर यम हो जाएगा। वर्ग इसके ऊपर जब जाएगा तो भी बराबर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट में क्या बनेगा? यहाँ पर अंडर रूट में बन जाएगा 2k, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2k बटा क्या बनेगा? यम। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर यह 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा की सहायता से यहाँ पर भी का मान निकाल लिया गया। अब यह भी का मान जो निकला है यही भी का मान यहाँ पे रखा जाएगा समीकरण नंबर 1 में। जो लेम्डा का सूत्र क्या है? एच बटा यम भी है, तो ये भी को हटा देंगे और उसके जगह पे क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2k बटा यम यहाँ पे रख देंगे। मतलब समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का मान, क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 2 का जो मान निकला है, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 2 का जो मान निकला है वह समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे? रख देंगे। तो समीकरण 2 का मान क्या था? तो समीकरण 2 जो है मान क्या था? यहाँ पर भी का मान निकला था और समीकरण 1 में रखेंगे तो लेम्डा बराबर क्या सूत्र था? एच बटा क्या था? यम भी था
और भी का मान यहाँ पे रखेंगे। तो लेमडा बराबर क्या बनेगा, एच बटा यम हो जाएगा। और भी का मान क्या आया था, तो भी का मान करनी में आया था, और करनी में क्या आया था, 2k, क्या आया था, 2k बटा यम आया था। ये किसका मान है, तो यह भी का मान है। जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो लेमडा बराबर क्या बनेगा, लेमडा बराबर जो है एच हो जाएगा, और करनी में यम हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर यम, और अंडर रूट में लिखेंगे यहाँ पर 2k हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इस यम को काटना है, इस यम को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लेमडा बराबर लिख सकते हैं एच करनी में यम बटा, इसको यम को हम 2 बार करनी में लिख दे, करनी में यम और करनी में यम कितना बनेगा, करनी यम यम होता है, क्योंकि करनी से यम अगर गुणा करेंगे तो यम का स्क्वायर होगा, और यम के स्क्वायर से करनी हट जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा यहाँ पर 2k हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यों करनी यम 2 बार लिखे हैं, क्योंकि इस यम को 2 बार करनी में लिखेंगे यम, तो दोनों मान बराबर है, यम और करनी यम दोनों मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि यम में यम का गुणा करेंगे तो यम का वर्ग होगा, वर्ग से करनी हट जाएगा, तो यहाँ पर यह मान बराबर है, इससे इसे कट जाएगा। कटने के बाद से क्या बचेगा, तो लिखेंगे लेमडा बराबर बच गया, ऊपर बचा एच, अब बटा नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बच जाएगा यहाँ पर यम, और अंडर रूट में क्या है 2k, तो क्या बनेगा, अंडर रूट क्या बनेगा 2k यम। यही जो है क्या करना था, सिद्ध करना था। तो एक लाइन और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एच बटा अंडर रूट क्या होगा यहाँ पर 2m के भी लिख सकते हैं। ये जो सूत्र आया किसका है, दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र है, लेकिन किसके पदों में है, तो यह गतिज ऊर्जा के पदों में है, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा के पदों में पूछा गया है कि ऐसा जो है दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र बताइए जिसमें गतिज ऊर्जा हो। तो लेमडा बराबर एच बटा अंडर रूट 2m होता है। यह निगमन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान देना है, या इस यम को अंदर भेज देंगे तो अगर अंदर जाएगा तो करनी में आपका क्या बनेगा, यम का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर करनी यम का स्क्वायर भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, करनी में यम, करनी यम से करनी यम कट जाएगा, बचेगा अंदर 2m, मतलब यह यम बचा, यहाँ पर के बचा, ये दोनों करनी को एक कोष्टक करनी के अंदर कर लिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये सूत्र का डेरिवेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किग्रा द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है, पहले बंधन ऊर्जा की परिभाषा आपको बताना है, और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। तो पहले बंधन ऊर्जा का परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे, तो पहले बंधन ऊर्जा, पहले हेडिंग नोट कर लेंगे कि बंधन ऊर्जा क्या है। लिखेंगे यहाँ पर बंधन ऊर्जा का परिभाषा किसे कहते हैं। अब यहाँ परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर बंधन ऊर्जा का जो परिभाषा होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में, नाभिक के मिलकर नाभिक के बनने में, नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती हैं, जो ऊर्जा क्या होती हैं, निर्मुक्त होती हैं, निर्मुक्त होती हैं, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर बंधन ऊर्जा का अगर सूत्र लिखना है, तो बंधन ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, या नीचे लिख लेंगे, बंधन ऊर्जा का सूत्र होता है, बंधन ऊर्जा बराबर सूत्र है, बंधन ऊर्जा B बराबर होता है डेल यम गुणे 931 MEV होता है।
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको कहा जाता है बंधन ऊर्जा का। तो ये बी बराबर का होता है डेल एम गुणे 931 एम ई भी, मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जो जोड़ा गया है, अब यहाँ बताया गया कि द्रव्यमान जो क्षति है 0.3% कितने का है, 1 किग्रा का है। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे दिखाते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत जो है यहाँ पे दिया गया, द्रव्यमान क्षति जो दिया गया है डेल एम का मान क्या है, कितना परसेंट है, 0.3% का कितना है, 1 किग्रा, मतलब 1 किग्रा का 0.3% है। अगर यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो 0.3 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और का मतलब गुणा, और गुणा 1 किग्रा हो गया। अब यहाँ पर जो है दशमलव अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर यह 100 से भाग कर देंगे तो क्या बनेगा, 0.00 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, किग्रा होगा, क्योंकि यहाँ पर एमकेएस पद्धति में इसका प्रयोग करना है। अब यह दशमलव अगर इसको हटा दें तो क्या बनेगा, 3 गुणे 10 के पावर -3 घात होगा, क्योंकि 3 स्थान दशमलव लगा है तो 10 के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर किग्रा हो जाएगा, केजी, मतलब ये किग्रा है तो किग्रा ही रहेगा, ठीक है ना। ये 10 के पावर -3 को हटाए हैं, 10 के पावर -3 घात हो गया। और सी का मान क्या होता है, तो सी का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रकाश का चाल इसको कहा जाता है। और ऊर्जा इसमें पूछ रहा है ई बराबर क्या बनेगा, यम इंटू सी का स्क्वायर होता है। आइंस्टाइन के अनुसार ई बराबर यम इंटू सी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा, और यम का मान कितना आया है, तो यम का मान 3 गुणे 10 के पावर -3 आया है, और सी का मान क्या है, 3 गुणे 10 के पावर 8 का क्या बनेगा, वर्ग। यहाँ पे जो मान भरे हैं यम का मान भर दिए, और ये प्रकाश का चाल का मान है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या नाम बनेगा, यहाँ पर 3 गुणे 10 के पावर -3 उतर गया, 3 का वर्ग करेंगे 9 गुणे 10 के पावर 8 दूनी 16 घात हो जाएगा। घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा हो जाता है। अब 9 में 3 का गुणा करिए, 9 3 क्या बनेगा, 27 हो जाएगा। 27 गुणे 10 के पावर 16 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये अगर यहाँ पर एक स्थान और दशमलव घुसका दिया जाए, एक स्थान दशमलव मानक रूप बना दिया जाए, तो यहाँ का बनेगा 2.7 गुणे 10 के पावर 13 घात था, अब ये घात बढ़ गया 14 घात हो जाएगा, और यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा, जूल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जूल में निकाला गया है। यहाँ पर जो द्रव्यमान ऊर्जा जो दिया गया है, द्रव्यमान जो क्षति दिया गया था, जो इसमें जो ऊर्जा निकला हुआ है यह जूल में निकला है, 2.7 गुणे 10 के पावर 14 जूल हो गया। किसके सूत्र से निकला है, तो यहाँ पर आइंस्टाइन का जो सूत्र लागू किया गया, ई बराबर यम इंटू सी का स्क्वायर, ये फार्मूला लागू किया गया है। और यम का नाम यहाँ द्रव्यमान क्षति हो जाएगा, और सी का नाम जो है प्रकाश का चाल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज जो है यह पेपर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।